अब सबसे पहली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या करना चाहिए कि CUET के लिए अब स्टडी मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये है, ट्राई टू अवॉइड स्पेस रेपिटेशन यूज करो। जैसे कि एक दिन रिवाइज करा, सेकंड डे पे मे बी कोई नया। अब आता है स्मार्ट रिविजन टेक्निक। तो सबसे पहले तो माइंड मैप बनाओ थ्योरीज के लिए। वन टाइम्ड मॉक टेस्ट वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन तो लाइक आई सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम करंटली एक सीरीज रन कर रहे हैं यूट्यूब पर, जिसके अंडर हम आपको CUET UG की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू बैलेंस CUET की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर बोर्ड्स की प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट दैट। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स एंड CUET UG जो लोग साथ में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हाउ डू यू बैलेंस प्रिपरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। सो दिस इज अ स्टूडेंट्स गाइड टू अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो, मैं आपको पावर विद इन साइकोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। हमारे यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलती हैं बाय टॉप फैकल्टी, एंड हम आपको अपने ऐप और वेब पोर्टल दोनों पर अवेलेबल मिलते हैं, सो दैट कि आप कहीं पर भी किसी भी डिवाइस पे कभी भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू गेट क्यूरेटेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल व्हाइल स्टडिंग फ्रॉम अस, एंड आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन एंड रिविजन दोनों ही बहुत प्रॉपरली हो जाए। एंड हम आपको आपके सेकेंड राउंड, दैट इज द इंटरव्यू राउंड प्लस करियर गाइडेंस के लिए भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन हम पूरी कंप्लीट करवाते हैं। These are some of our courses that are available for different entrance exams. तो जो हमारा आरंभ बैच है, दैट स्पेसिफिकली टारगेट CUET UG। बाकी के जो बैचेस हैं वो MPhil, MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, UGC नेट JRF और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हैं। These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, and now they have cracked their exam successfully. अगर आप भी अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एनरोल विद अस। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो व्हाई इज बैलेंस इंपॉर्टेंट बिटवीन बोथ द एग्जाम्स। सो जो बोर्ड्स है और CUET UG है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स जो है वो आपको एलिजिबल करता है आगे फर्दर स्टडीज परस्यू करने के लिए, और जो CUET UG है वो आपको एडमिशन दिलवाता है इन मेनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। सो चैलेंज ये रहता है कि कुछ बच्चों को सिलेबस मैनेज करने में दिक्कत होती है, कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है, और ये भी होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको दो डिस्टिंक्ट एग्जाम्स देने हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये वाला सिलेबस छूट जाएगा, ये टॉपिक छूट जाएगा, कभी लगता है कि टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड बर्नआउट। बैलेंस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है सो दैट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकें और आपको कोई बर्नआउट ना हो। सो एग्जाम की डिमांड समझनी पड़ेगी हमें पहले। वी हैव देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज आस्क्ड इन बोर्ड्स एंड व्हाट इज आस्क्ड इन CUET UG। बोर्ड्स के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। हमें इन डेप्थ पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के बारे में, बिकॉज अ 6 मार्कर क्वेश्चन विल कम जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल लिखनी है। बहुत ज्यादा फोकस होता है स्ट्रक्चर्ड राइटिंग के ऊपर कि अगर 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ। सो आपको चीजें डिटेल में याद होनी चाहिए। प्लस स्कूल्स में इंटरनल इवैल्यूएशन भी होती है, प्रैक्टिकल्स के लिए एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी होती है। CUET UG में ये सब नहीं होता। CUET UG इज एन ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है विच मेक्स इट अ वेरी स्पीड बेस्ड टेस्ट। आपको गिवन टाइम लिमिट के अंदर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, एंड यू नीड टू कवर अ लॉट ऑफ ब्रॉड टॉपिक्स इन अ लेस टाइम। क्योंकि CUET UG में आपको 11-12 दोनों का सिलेबस आएगा, पर आपको इतना टाइम शायद ना मिले प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर्ड्स दे रहे हैं 12th में। सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। की पॉइंट ये रहता है कि दोनों के दोनों जो एग्जाम टेम्परामेंट्स है ना वो अलग है, और दोनों को ही डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी। अब ओवरलैप देख लेते हैं। सबसे जो बेसिक फाउंडेशन है विच इज NCERT की टेक्स्ट बुक, ये दोनों एग्जाम्स के अंदर कॉमन है।
इवन फॉर 11th एंड 12th एंड फॉर CUET UG NCERT में से ही मेन टॉपिक्स आपको दिखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोथ योर 11th एंड 12th एंड इन CUET UG। इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे। पर्सनैलिटी थ्योरीज इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप CUET की और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए ही बहुत सारे टॉपिक्स दो दो बार कर रहे होगे। दैट स्ट्रेंथन्स योर प्रिपरेशन फॉर बोथ द एग्जाम्स। अब की डिफरेंसेस देख लेते हैं। बोर्ड्स के अंदर आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हर क्वेश्चन का विद एग्जाम्पल्स। आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होने चाहिए। अगेन एम्फेसिस ऑन एग्जाम्पल विच मेक्स इट अ फैक्ट कि जो आपने कॉन्सेप्ट याद करा है आपको वो समझ भी आया है। CUET UG में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आपको चीज समझ आनी चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल इट। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को एक MCQ आया है, मैं ऑप्शंस को कितने अच्छे से एलिमिनेट कर रहा हूँ एंड उसके बाद सही ऑप्शन कितनी जल्दी मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ रिकॉग्नाइज कर। बैलेंस की ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि क्योंकि कंटेंट सेम है, प्रिपरेशन के मेथड डिफरेंट हो जाएंगे। कंटेंट तो आपने पढ़ना ही है, लेकिन जहां आप एक जगह पूरी थ्योरी को याद कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल को देख रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, वहीं पे दूसरी जगह आपका रिकॉग्निशन एंड टाइमिंग एंड क्विकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब सबसे पहली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेली या फिर वीकली स्टडी शेड्यूल बना लेना चाहिए और वो हमें 11th में ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अंदर वी शुड यूज टाइम ब्लॉकिंग सो दैट कि हम दोनों एग्जाम्स को अच्छे से टाइम डिवाइड करके दे सकते हैं। इसके अंदर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द 50-10 टेक्निक। अगर आप 50 मिनट्स के लिए स्टडी कर रहे हैं एक सेशन में तो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर 50 मिनट्स के लिए पढ़कर 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ऐसा कर 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 आप 3 to 4 सेशंस एक कॉन्टिन्यूटी में दे पाएंगे बिफोर गेटिंग अप। हम ये कर सकते हैं कि हम टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET में भी बोर्ड्स में भी। सो व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो टॉपिक है हम इसको ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में आने वाला है, तो हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अच्छे से इसको पढ़कर। संडेज को आप क्या कर सकते हो कि या तो एक संडे आप बोर्ड का पेपर ले लो, एक संडे आप CUET का मॉक ले लो एंड ऐसा कर कर आप फुल पेपर बैठकर अटेम्प्ट कर सकते हो सो दैट आपकी अटेम्प्टिंग वाली जो स्पीड है ना वो भी साथ साथ तेज होती जाए। स्टेप 2 में ये रहेगा कि आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर कि कितना कितना टाइम आप किसको दे रहे हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने एक वीकली या फिर एक डेली शेड्यूल पढ़ने का बना लिया एंड यू आर फॉलोइंग इट ऑल्सो वेरी प्रॉपरली। अब क्या है कि मान लो कोई एग्जाम का टाइम आपके पास आ गया है, लेट्स से कि आपका क्लास टेस्ट ही आ गए हैं फॉर 11th एंड 12th। सो व्हाट यू विल डू इज आप थोड़ा सा फोकस हटाकर CUET से डाल देंगे अपने एग्जाम के ऊपर। जैसे मान लो आपका 11th का आता है पेपर, तो आपने उस टाइम पे क्या किया, 11th के एग्जाम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस डाल दिया। लेट्स से 70% फोकस आपने उसके ऊपर डाल दिया। 30% का जो फोकस है उसको CUET के ऊपर फिर भी रखना है। और मान लो कि आपके ये वाले एग्जाम्स, क्लास टेस्ट, प्रैक्टिकल्स, बोर्ड्स के एग्जाम्स और आपके 11th के एग्जाम्स ये सब हो गए हैं, तो उस टाइम पर जो वो ब्रेक होती है 5 to 10 समटाइम्स 2 वीक्स की ब्रेक, उस टाइम पर 80% फोकस आपका CUET के ऊपर रहना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि आप CUET के एग्जाम को पूरी तरह से भूल गए, क्योंकि उसमें क्या होएगा, आपकी प्रिपरेशन के अंदर लैग आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा एंड उसमें टाइम लगता है। सो डोंट लीव योर प्रिपरेशन, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में करते चलो और ज्यादा अटेंशन देनी है वीक एरियाज को। सपोज आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है लेट्स से स्टैट्स एंड रिसर्च वाला, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि आप थोड़ा कम भी पढ़ के जल्दी कवर अप कर लोगे, बट लेट्स से
बायोलॉजिकल बेसिस जो है वो थोड़ा सा आपका वीक एरिया है, तो देन फोकस ऑन दैट फर्स्ट, सो दैट कि आप उसको ज्यादा टाइम दे पाओ अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर और आप उसको जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आरएम बैच से। हमारा आरएम बैच स्टार्ट हो रहा है सीयूईटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी एंड आपको जो मटेरियल मिलेगा वो टॉप फैकल्टी के थ्रू क्यूरेट किया जाएगा। हम आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइकोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट हम तीनों की प्रिपरेशन कराते हैं। अलॉन्ग विद इट हम आपको इंटरव्यू एंड आपके लिए करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। बाकी इंफॉर्मेटिव सेशंस हमारे चल रहे हैं। इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और हमारी ऐप पर भी चेकआउट कर डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज द स्टडी मेथड्स फॉर बोर्ड्स। तो अब बोर्ड्स के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या स्टडी मेथड्स यूज करने हैं। सबसे पहले आपका आता है कि जब आपको बोर्ड्स के लिए एग्जाम्स देने हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए। आपको जो कंटेंट है वो प्रॉपरली याद होना चाहिए, डिटेल में याद होना चाहिए, एग्जांपल्स के साथ याद होना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू व्हाइल स्टडिंग इज कि आप पहले ही फ्लो चार्ट्स बना के रखो कि इस थ्योरी में ये था, इस थ्योरी में ये था, इस थ्योरी में ये था, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें थ्योरी समझ तो आ जाती है, उस टाइम पर उसका एग्जाम्पल भी आ जाता है, बट जब हम वो सेम थ्योरी 2 महीने बाद पढ़ते हैं तब हमें एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा होता है कि इस पे क्या होगा। तो जब आपने पढ़ा है, आपको समझ आया है, आप उसी टाइम उसी फ्लो चार्ट के अंदर उसका एग्जाम्पल लिख लो, सो दैट कि वो आपको थ्योरी हमेशा याद रहे कि इसका एग्जाम्पल ये था। एंड वैसे भी बोर्ड्स में आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तो आप अपने आंसर और नोट्स के फॉर्मेट में ही एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दीजिए। फिर आपके जो डेफिनेशंस हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका आपको नाम याद करना है, या जो आपकी थ्योरीज हैं, उसको बुक की लैंग्वेज में नहीं बल्कि अपने खुद की लैंग्वेज में, अपने खुद के दिए हुए वर्ड्स में एक तरह से लिखना शुरू कर दो, सो दैट आपको वो थ्योरी सिंपली समझ में आ जाए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है एंड मैंने जब ये थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने क्या समझा था इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद आपको बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप वीकली कोई कोई एक एक आंसर के नोट्स बनाओ और ये देखो कि अगर मुझे ये टॉपिक इतने मार्क्स के लिए आ गया, ये टॉपिक इतने मार्क्स के लिए आया गया, तो हाउ वुड आई अटेम्प्ट एन आंसर। कोशिश करो कि आप एक आंसर अटेम्प्ट कर कर ही देखो, नॉट ओरली बट बाय राइटिंग। पिछले 5 साल के बोर्ड्स के पेपर को डेफिनेटली रिवाइज करना है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करके एक बार देखना है। मेजरली जो पेपर होता है वो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आपने पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर कर लिए, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट द पैटर्न ऑफ दिस ईयर्स एग्जाम इज गोइंग टू बी। चैप्टर वाइज समरीज बनाकर अपने फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स या फिर एनी फॉर्मेट ऑफ रिटन नोट्स जो आप प्रेफर करते हो, उसके अंदर हर चैप्टर की एक समरी बन सकती है। सो सपोज एक इंटेलिजेंस का चैप्टर है, तो मैंने लिखा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस की 1 2 3 4 ऐसे करके थ्योरीज लिख दी, फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हैं एक साइड पे वो लिख दिए। ऐसे एक पेज के अंदर आपको पूरी चैप्टर की समरी मिल जाएगी। तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा रिवाइज करना। सीयूईटी के लिए अब स्टडी मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये है, बिकॉज इट इज अ रिकॉग्निशन बेस्ड टेस्ट, यू नीड टू नो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्या है। नॉट सेइंग कि आप पूरी चीज रट्टे मारो, बट रीड इट वेरी केयरफुली सो दैट कि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप रिकॉग्नाइज कर कर आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज को एलिमिनेट कर कर आप ये देख सकते हो कि मैंने कुछ ये पढ़ा था, तो यू वुड हैव एन आइडिया कि इसका आंसर ये होता है या इसका आंसर ये हो सकता है, इन केस आपको वो नहीं आता है। फिर आपको की टर्म्स की एक ग्लोसरी बनानी पड़ेगी। सपोज इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस ये मेरी डेफिनेशन है, इसके अंदर अल्फ्रेड बिनेट की ये डेफिनेशन, वेशलर की ये डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ये डेफिनेशन। आपको
की टर्म्स की एक ग्लॉसरी बनानी पड़ेगी, बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज डेफिनेशन पूछ ली है और बोला ये किस चीज की डेफिनेशन है या ये किसने दी थी, तो दीज टू थिंग्स शुड बी क्लियर। अब आपको कम से कम वीकली नहीं तो डेली 20, 30, 50 MCQs डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम होता है आपको सॉल्व करने चाहिए। सो इन अ वीक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। अब वो चाहे आप 10 करके करो 5 days या फिर आप 5 करके करो ज्यादा दिन लगाकर, बट यू शुड सॉल्व MCQs। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, यू वुड अंडरस्टैंड कि मेरे को एक MCQ अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। सेकंड, जितना आप MCQs प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के MCQs आते हैं और मुझे किस हिसाब से पढ़ना है टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट। एलिमिनेशन इज अ वेरी वेरी यूजफुल स्किल इन एनी MCQ बेस्ड टेस्ट। तो ये जो एलिमिनेशन है ना, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अलोंग विद टाइम कंसिडरेशन। जब भी आप MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो ना, स्टॉप वॉच या लेट्स से अलार्म या कुछ लगाकर ये देखो कि कितना टाइम लग रहा है एक MCQ भी सॉल्व करने में, और अगर मैं 5 के सेट में कर रही हूँ तो पूरा सेट करने में कितना टाइम लग रहा है। दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। वन टाइम्ड मॉक टेस्ट वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पूरा स्टार्ट से एंड तक मॉक टेस्ट ले रहे हो तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन से यूनिट्स में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कौन से यूनिट्स में गलतियां कर रहे हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, और कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, आपको कितना टाइम किस चीज को देना है, और पूरे टेस्ट को करने में भी आपको कितना टाइम लग रहा है। That will definitely increase your preparation strategies a lot. आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अगले एक हफ्ते के लिए कैसे पढ़ना है। एलिमिनेशन तो लाइक आई सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और ये आपको जितने MCQs प्रैक्टिस करोगे उसी के साथ साथ बिल्डअप होती जाएगी, तो इसलिए बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। अब आता है स्मार्ट रिविजन टेक्निक। तो सबसे पहले तो माइंड मैप बनाओ थ्योरीज के लिए विद एग्जांपल्स, विदाउट एग्जांपल्स। अगर नहीं है उस थ्योरी में कोई एग्जांपल तो उसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम बना दो। किसी पर्सन का नाम उस थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है तो बोल्ड में लिख दो। माइंड मैप्स आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है एंड जब आपके पास माइंड मैप्स या फिर फ्लो चार्ट्स रेडी होते हैं तो फटाफट उसको देखने में आसानी हो जाती है। फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक साइड पर किसी का नाम लिखा है, उसकी फ्लैप साइड पर एक्सपेरिमेंट लिखा है। रिवीजन बहुत क्विक हो जाती है। आप एक गो में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लो, गेस करो कि किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, एक गो में साइकोलॉजिस्ट का नाम पढ़ लो और ये देखो कि इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था। दैट विल इंक्रीज योर पेस ऑफ रिमेम्बरिंग। स्पेस रेपिटेशन यूज करो, जैसे कि एक दिन रिवाइज करा, सेकेंड डे पे मे बी कोई नया टॉपिक देख लिया या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली जैसे बोर्ड्स के लिए। डे 3 पे फिर से रिवाइज करा, फिर डे 4 पे कुछ और पढ़ लिया, डे 5 पे भी कुछ और पढ़ लिया, फिर एक रिविजन दे दी। सो यूज स्पेस रेपिटेशन। डोंट डू दिस कि अगर मैंने आज इंटेलिजेंस पढ़ा है मैं कल भी इंटेलिजेंस रिवाइज कर रही हूँ, परसों भी इंटेलिजेंस रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज दैट वे मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना याद हुआ है। एवरी डे इफ आई एम रिवाइजिंग तो मुझे याद तो रहेगा ही, तो दिस विल नॉट गारंटी कि आपको 10 दिन बाद भी याद रहे। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपने अगर आज इंटेलिजेंस पढ़ा है, कल पर्सनैलिटी पढ़ा, परसों इंटेलिजेंस रिवाइज कर कर फिर थोड़ा पर्सनैलिटी पढ़ लिया, फिर उसके अगले दिन पर्सनैलिटी कंप्लीट करा, उसके अगले दिन इंटेलिजेंस रिवाइज कर लिया, फिर उसके अगले दिन पर्सनैलिटी रिवाइज करा। ऐसे ऐसे कोई भी यूनिट जो आपने पढ़ लिया है उसको बंद करके साइड पे मत रखो, थोड़े थोड़े दिन बाद रिवीजन के लिए एक बार खोल के देख लो। अब एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। जितने भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर ट्राई नॉट टू डू दिस कि अगर कोई चीज याद नहीं आ रही है तो फोन पे चेक कर लिया या बुक में चेक कर लिया। ट्राई टू सी कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है। अगर कोई चीज नहीं रिकॉल हो रही है उसको नोट डाउन करके रख लो, सो दैट यू आर एबल टू गो एंड लुक एट इट बाद में, और फिर आप उसको अच्छे से याद कर पा रहे हो। तो ये जो एक्टिव रिकॉल है इसको ट्राई करते रहो। चार्ट्स और डायग्राम यूज करो अपने मेमोरी के लिए। मेमोरी जो है आपकी
वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करती है जब आप चार्ट्स और डायग्रामेटिक फ्लो के अंदर चलते हो। आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो, डायग्राम खुद बनाना है, ऑनलाइन देखना है, कैनवा पे बनाना है, यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स। आप उसको अपने रूम में भी लगा सकते हो या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के विजेट्स में लगा सकते हो, सो दैट कि आपको साथ साथ वो चीज दिखती रहे और आपके माइंड में वो चीज जाती रहे। तो फोटोग्राफिक मेमोरी शायद काम आ जाए, एंड साथ साथ आप उसको रिवाइज करते रहो मेंटली कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपको अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, बट चलते फिरते आप रिवाइज कर सकते हो कि हाँ इसका ये डेट था, उसका वो डेट था। दैट वेज आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वर्क करेगी, जल्दी वर्क करेगी, एंड आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। अब ड्यूरिंग योर एग्जाम्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को बैलेंस करना। द वन थिंग दैट पीपल डू मेजरली इज ना कि लोग लेट नाइट को बैठते हैं याद करने के लिए चीजें। डोंट डू दैट। लेट नाइट क्रैमिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी मेमोरी को इम्पैक्ट करेगा। वॉट यू कैन डू इज कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, आपको रिवाइज करनी है, आपको करना है, तो आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह का अलार्म लगाकर सुबह कर लो उस चीज को। ऑल्सो एग्जाम के एक रात पहले नहीं पढ़ना है। वी शुड एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड विद आवर एग्जाम्स 1 वीक बिफोर, सो दैट कि जो लास्ट की वीक है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन के ऊपर लगा सकें। जो भी आपके स्टडी सेशंस हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें ब्रेक लेते रहो। एंड ब्रेक डज नॉट मीन कि हम कोई गेम खेलने चले गए या फिर हम कुछ और चीज देखने लग गए। ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन्स उस टाइम पर। जब आप ब्रेक ले रहे हो, फैमिली के पास जाके बातें कर लो, बाहर एक वॉक ले लो, या कुछ और समथिंग जो आपको थोड़ा रिलैक्स करवाए, आप वो चीज करो अपनी ब्रेक्स के अंदर, स्पेशली इन योर शॉर्ट ब्रेक्स। अगर आपने 3-4 घंटे का ब्रेक लिया है तो उस टाइम पे यू कैन डू योर एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी, बट जो आपकी शॉर्ट ब्रेक्स हैं उसमें जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ सो दैट यू कैन गो बैक टू स्टडी। जल्दी जल्दी अपना स्टडी सेशंस कंडक्ट करें और उसके अंदर शॉर्ट ब्रेक्स आप अपना कुछ प्रोडक्टिव करते हुए फिल करें। यू कैन एंगेज इन लाइट एक्सरसाइज। अब अगर आप 50 मिनट्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट का आपका ब्रेक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्टैंड अप, स्ट्रेच अ लिटिल, थोड़ी सी छोटी सी वॉक के लिए चले जाओ। इफ यू हैव थोड़ा सा बाहर बैल्कनी है तो थोड़ी देर वहां पे घूम लो। सो ऐसी चीजें आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो कुछ हॉबीज में रहो जो थोड़ी कामिंग है, आर्ट्स हो गया या फिर कुछ जर्नलिंग हो गया, समथिंग लाइक दैट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस डेफिनेटली आप कर सकते हो जब आपको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है या आप पढ़ के बहुत ज्यादा थक गए हो, तो यू कैन जस्ट डू दिस कि आप 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप अपनी ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। दिस द पर्क ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट कि हमको ये सब ऑलरेडी पता है, सो वी कैन अप्लाई इट इन आवर एग्जाम्स बहुत ज्यादा अच्छे से। 7 से 8 घंटे के लिए डेफिनेटली सोना है। ये इससे क्या होता है कि आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। योर ब्रेन इज रिलैक्स। जो कुछ भी आपने एक दिन पहले याद किया है, अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हो, फिर जब आप सुबह उठते हो, आपके ब्रेन को वो चीजें याद रहती हैं। अब एक ये सैम्पल वीकली स्टडी प्लान है आपके कन्वीनियंस के लिए। नॉट नेसेसरी कि आप ये सेम चीज फॉलो करो, बट दिस इज जस्ट अ सैम्पल टू गिव यू एन आइडिया कि हम दोनों एग्जाम्स को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। सो मॉर्निंग में 2 घंटे का अगर आपका स्टडी टाइम है, उसके अंदर आप अपना बोर्ड्स के सिलेबस के ऊपर फोकस करें। आफ्टरनून में लेट्स से आपका 1.5 आवर्स का सेशन है, उसके अंदर आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो थ्योरी आपने ऊपर करी थी मॉर्निंग शेड्यूल में, उसी का ही आफ्टरनून में आंसर बना लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर 2-3 आंसर्स बन जाएंगे, एंड दैट विल टेक योर टाइम देयर। अब इवनिंग में आप 1 घंटा लगाइए, सीयूईटी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। व्हाट यू कैन डू हियर इज कि जो आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, उसी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल आल्सो सेव योर टाइम। नहीं तो अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना था, आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। रात को जस्ट टेक 30 मिनट्स, ट्राई टू कीप दिस बिफोर डिनर, बट अगर ये डिनर के बाद भी चला जाता है तो ट्राई टू मैनेज द टाइम, बट ये 10 बजे के बाद नहीं। ट्राई टू स्लीप अर्ली। तो ये जो नाइट वाला शेड्यूल है, इसके अंदर जल्दी से जो कुछ भी आपने पूरे दिन में किया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के एक माइंड मैप बना सकते हैं। वीकेंड्स के ऊपर
अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आप एक दिन बोर्ड की टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक दिन सीयूईटी की पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका सैटरडे ऑफ नहीं रहता है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, तो यू कैन डू दिस कि आप एक वीक बोर्ड का दे दें, दूसरी वीक मॉक टेस्ट दे दें सीयूईटी के लिए। अब ये वीडियो एंड होता है। सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन एट द एंड इज कि दोनों ही एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों मैनेजेबल है अगर आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो। दूसरी चीज ये है, एनसीईआरटी विल गिव यू डेफिनेटली एक कॉमन ग्राउंड फॉर सक्सेस। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि वो आपको दोनों एग्जाम्स में हेल्प कर रहा है। लास्ट मिनट का काम हमें नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। उसमें क्या होगा, यू विल बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता होंगी और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा बिकॉज यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड। हमें पॉजिटिव रहना है, बैलेंस्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि हम ये दोनों एग्जाम्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सो सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स जो डेली रिपीट कर रहे जाते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस या किसी भी चीज के बारे में कोई भी डाउट्स हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती जाती है। जो भी हम यूट्यूब सीरीज पे पोस्ट कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट होता है, तो ज्वाइन इट। एंड अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन ऑल्सो गो टू आवर वेब पोर्टल और आवर ऐप। Thank you so much and like, share and subscribe.